हाँ, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मौर्य वंश के विषय में पढ़ने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में पढ़ेंगे और प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम इस वीडियो में मौर्य वंश के विषय में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा वो भारत में मौर्यों के इतिहास से होगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर मौर्यों की भारत में उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और जो मौर्य थे उनका भारत में दोस्तों किस प्रकार से उद्भव हुआ है। तो इसके बारे में आज हम दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल स्टडी 18 इंडिया को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें मौर्यों की, तो दोस्तों जो मौर्य थे ना, मौर्य एक शासक थे। तो और दोस्तों, भारत में नंदों के बाद मौर्यों का आगमन होता है। तो यहाँ से आज हम जो मौर्य के विषय पढ़ रहे हैं, तो नंद वंश के बाद भारत में मौर्यों का आगमन होता है। और अगर मौर्य शासकों की बात करें, तो मौर्य शासकों में दोस्तों चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, यही 3 महान शासक हैं जो मौर्य वंश में आते हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करने वाले हैं, जो कि आज के वीडियो का टॉपिक है, वो है दोस्तों मौर्यों को जानने के स्रोत। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दोस्तों मौर्यों को जानने के स्रोत, आखिर मौर्यों का वर्णन कहाँ-कहाँ पर दिया गया है और किस-किस आधार पर हम मौर्यों को जान सकते हैं। तो ये हम दोस्तों देखेंगे। तो अगर हम दोस्तों बात करें मौर्यों को जानने की, मौर्यों को कैसे समझें, तो इसमें अगर हम दोस्तों बात करें मौर्यों को जानने के स्रोत में, तो मौर्यों को दोस्तों जानने के लिए एक है देसी स्रोत और दूसरा है विदेशी स्रोत। 2 प्रकार से हम मौर्यों के विषय में जान सकते हैं। देसी स्रोत का मतलब दोस्तों ये है कि जो भी दोस्तों मतलब हमारे भारत में काव्य, महाकाव्य, पुराण और जो भी किताबें भारत में लिखी गई हैं, तो दोस्तों वहाँ पर जो मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है, उसको बोलते हैं देसी स्रोत। और विदेशी स्रोत का मतलब होता है कि जो भी विदेशी हमारे भारत में दोस्तों मतलब कि यात्रा के दौरान आए थे, कुछ दोस्तों यहाँ पर भारत में अपनी पुस्तकों की जो भी यहाँ पर लिखा है और के समकालीन जो भी भारत में आए थे, तो उन्होंने मौर्यों के विषय में यहाँ पर क्या लिखा है, तो इसके विषय में हम दोस्तों विदेशी स्रोत में बात करेंगे। और अगर हम दोस्तों बात करें देसी स्रोत की, तो देसी स्रोत में दोस्तों पहली अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र दोस्तों जो किताब लिखी कौटिल्य ने, मतलब चाणक्य ने, तो अर्थशास्त्र में दोस्तों मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। और इसके अलावा दोस्तों मुद्रा राक्षस इसको लिखा विशाख दत्त ने। इसके बाद दोस्तों पुराणों में भी मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। और पुराणों में दोस्तों जो विष्णु पुराण हैं, तो यहाँ पर पुराणों में जो भी विष्णु पुराण हैं, उसमें मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। इसके बाद दोस्तों अष्टाध्यायी पारणी का है, उसमें जानकारी मिलती है। महाभाष्य पतंजलि। इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर काव्य है वो है कौन से, बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में अगर दोस्तों बात करें, तो दीपवंश, दिव्यवदान, अशोकवदान, महावंश और श्रीमंजू, मूल कल्प, मिलिंद पन्नो। तो ये जो बौद्ध साहित्य हैं, तो इन बौद्ध साहित्य से भी मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं कुछ जैन साहित्य भी आते हैं। कौन से? तो यहाँ पर कुछ जैन साहित्य आते हैं। तो अगर हम जैन साहित्य की बात करें, तो परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र और कल्पसूत्र, और यहाँ से भी मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। अब हम इसके बाद दोस्तों बात करते हैं भारत में विदेशी स्रोतों की। अभी हमने बात किया कि जो भी देशी स्रोत थे, तो देशी स्रोत में दोस्तों अर्थशास्त्र है, मुद्रा राक्षस है, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य है। तो ये जो इनके जो साहित्य हैं, यहाँ से मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं विदेशी स्रोत की। आखिर वो कौन-कौन से विदेशी स्रोत थे? अगर हम विदेशी स्रोतों की बात करें, तो यहाँ पर जो सबसे पहला दोस्तों स्रोत है, वो है दोस्तों मेगास्थनीज की इंडिका। जो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो अगर हम दोस्तों मेगास्थनीज की बात करें, तो मेगास्थनीज दोस्तों ये सेल्यूकस निकेटर का, जिसको सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसको भेजा था। तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। उसी इंडिका नामक पुस्तक में दोस्तों अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके बाद और यहाँ पर जो भी दोस्तों यूनानी और रोमन शासक थे, उसमें से स्ट्रैबो था, डायोडोरस था और एरियन था। तो दोस्तों इनके साहित्य में भी मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद फाहयान और हेनसांग। तो फाहयान और हेनसांग कौन थे? तो दोस्तों ये चीनी यात्री थे। तो जब भारत में फाहयान और हेनसांग आते हैं, तो ये चीनी यात्री के रूप में आते हैं। तो इनके जो भी साहित्य हैं, उनसे भी मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। इसके बाद हम दोस्तों इसकी आगे बात करते हैं।
तो इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं पुरातात्विक दोस्तों प्रमाण की। अभी हमने वहाँ पर मौर्यों के विकास के और उत्पत्ति के जानने के विषय में हमने बात किया था देशी स्रोत और विदेशी स्रोतों की। अब हम बात करते हैं दोस्तों पुरातात्विक प्रमाण की। तो यहाँ पर जो भी अशोक के द्वारा स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहा लेखों को बनवाया गया था, तो उनके माध्यम से भी मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। अगर हम दोस्तों पुरातात्विक प्रमाण की बात करें, तो मौर्य वंश के बारे में सबसे सरल और स्पष्ट जानकारी पुरातात्विक प्रमाणों से मिलती है। मतलब जो भी देशी स्रोत और विदेशी स्रोत थे, तो उनसे तो हालाँकि मौर्य वंश के विषय के बारे में जानकारी तो मिली है, लेकिन अगर हम स्पष्ट और सरल जानकारी की बात करें, तो वो दोस्तों मिली है पुरातात्विक प्रमाणों से। अगर हम पुरातात्विक प्रमाणों की बात करें, तो इसमें अशोक के द्वारा जो भी दोस्तों स्तंभ लेख थे और शिलालेख थे और गुहा लेख थी। तो यहाँ पर जो भी सम्राट अशोक के द्वारा स्तंभ लेख का निर्माण किया गया, उसके बाद शिलालेख का निर्माण किया गया और गुहा लेख का निर्माण किया गया। तो इनके माध्यम से हमको मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। अगर हम दोस्तों स्तंभ लेख की बात करें, तो इसकी संख्या कितनी 11 है। है ना? और जो भी सम्राट अशोक के द्वारा स्तंभ लेख बनवाए गए थे, तो उनकी संख्या भारत में 11 है। और वहीं हम अगर दोस्तों बात करें शिलालेख की, तो इनकी संख्या 19 है और गुहा लेख की बात करें, तो इनकी संख्या 3 है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि स्तंभ लेख में वो कौन-कौन से स्तंभ लेख थे, तो यहाँ पर दोस्तों था रुम्रदेई, टोपरा, कोकस, चंपारण, सारनाथ, सांची। तो ये कुछ स्तंभ लेख थी। अब हम बात करते हैं शिलालेख की, तो आज दोस्तों वर्तमान में इनकी संख्या 19 है। कितनी है? पूरे देश भरे में शिलालेख की संख्या कितनी? 19 है। जो दोस्तों पूरे देश भरे में अशोक के द्वारा जो भी शिलालेख बनवाए गए थे, तो उनकी संख्या कितनी? 19 है। इसमें से दोस्तों है येरागुड़ी और ब्रह्मगिरी और सहसराम दोस्तों बिहार में है, रूपनाथ एमपी में, भाबरू राजस्थान में, कलसी यूपी में और गिरनार गुजरात में। तो इनके माध्यम से भी हमको मौर्य सम्राट मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अभी हम दोस्तों यहाँ पर बेसिक पढ़ रहे हैं। जब हम आपको अशोक पढ़ाएँगे, उस समय हम दोस्तों आपको स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहा लेख के बारे में विस्तार से वहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम केवल मौर्यों की जो भी विकास और उत्पत्ति की खोज के प्रमाण मिले हैं, तो उनको देखते हुए हम यहाँ पर केवल बेसिक क्लिक आपके माइंड में करवा रहे हैं। वहाँ जब हम अशोक के बारे में पढ़ाएँगे, मौर्य वंश के पूरे इतिहास के विषय में पढ़ाएँगे, तब हम आपको वहाँ बताएँगे कि ये स्तंभ लेख, गुहा लेख किस प्रकार से वहाँ पर खोजे गए हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं गुहा लेख की, तो गुहा लेख की वर्तमान में संख्या 3 है और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पड़ता है नेग्रोध और विश्व झोपड़ी और कर्ण चौपड़, तो ये क्या गुहा लेख हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं तो इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यहाँ से भी मौर्यों की जानकारी मिलती है और यहाँ पर मौर्यों को सूर्यवंशी बताया गया है। इसके बाद दोस्तों मौर्य वंश में आहत सिक्के मिले हैं और आहत सिक्के पर दोस्तों आकृति बनी हुई है, जिसमें मोर, पर्वत और दोस्तों चंद्र एंड अर्धचंद्र की आकृति बनी हुई। किसकी? मोर, पर्वत और अर्धचंद्र की आकृति बनी हुई है। तो यहाँ से भी मौर्यों की जानकारी का अनुमान मिला है। लेकिन अगर हम दोस्तों बात करें, तो जो भी सिक्के मिले हैं, जो भी मौर्य काल में सिक्के मिले हैं, उनमें दोस्तों उनमें कुछ नहीं लिखा हुआ, केवल उनमें आकृति बनी हुई है। जो भी मौर्य काल के सिक्के थे, वो केवल दोस्तों उनमें आकृति बनी हुई है। किसकी? मोर, पर्वत और अर्धचंद्र मतलब चला चंद्रमा की उसमें आकृति बनी हुई, लेकिन किसी प्रकार से उसमें लिखा नहीं गया है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं मौर्यों का राजनैतिक इतिहास के विषय में बात करते हैं कि आखिर दोस्तों मौर्यों का राजनैतिक इतिहास क्या था। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि आखिर मौर्यों को जानने के कौन-कौन से स्रोत हैं। तो अभी हमने दोस्तों देशी स्रोत देखा, विदेशी स्रोत देखा, हमने दोस्तों जो भी पुरातात्विक स्रोत थे उनके विषय में देखा, सिक्कों के विषय में देखा कि आखिर कौन-कौन से सिक्के में मौर्यों की जानकारी मिलती है, स्तंभ लेख, गुहा लेख, और दोस्तों हमने इसके बारे में देखा। अब हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि मौर्यों का जो भी राजनीतिक इतिहास है, उसमें मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना? मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई और मौर्यों की उत्पत्ति के विषय में जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन्होंने क्या कहा है। तो इसके विषय में अब हम दोस्तों देखेंगे। अगर हम दोस्तों बात करें मौर्यों की उत्पत्ति की, तो मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई? यह दोस्तों एक प्रश्न है। इसका उत्तर ढूँढने की कोशिश करते हैं। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी एवं उसका वंश दोस्तों क्या विवादास्पद है और कुछ विद्वानों का मत है। क्या है दोस्तों? कुछ विद्वानों का मत है कि जो मौर्य थे वो नीच कुल के थे और कुछ ने कहा है शूद्र थे, कुछ ने कहा है क्षत्रिय थे
और कुछ ने कहा है ब्राह्मण थे। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि वो कौन-कौन से ग्रंथ हैं जिन्होंने मौर्यों को उच्च कोटि, निम्न कोटि, क्षत्रिय या ब्राह्मण बताया है। इसके बारे में अगर हम दोस्तों बात करें, तो अगर हम दोस्तों बात करें, जो भी प्राचीन ग्रंथ में मौर्यों को क्या-क्या कहा गया है, इसके दोस्तों हम इसके विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्राचीन ग्रंथ है, वो है दोस्तों विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में शूद्र कहा गया है। उसके बाद है दोस्तों मुद्रा राक्षस। तो दोस्तों मुद्रा राक्षस में इनको वृषल कहा गया है और वृषल का मतलब दोस्तों होता है शूद्र वंश में उत्पन्न। इसके बाद एक और किताब है, उसमें वृथा दोस्तों क्या है, बृहत कथा मंजरी। तो बृहत कथा मंजरी में इनको निम्न कुल में उत्पन्न बताया गया है। इसके बाद बौद्ध ग्रंथ है, तो बौद्ध ग्रंथ के दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान, है ना? बौद्ध ग्रंथ जो भी दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान हैं, तो दोस्तों इनमें क्या कहा गया है, इनमें मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया है। तो केवल एक ऐसा ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ कि जिसमें मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया है ना? केवल बौद्ध ग्रंथ में ही मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया है। इसके बाद बात करते हैं जैन ग्रंथ की। तो दोस्तों जैन ग्रंथ में ना तो इनको क्षत्रिय कहा गया है, ना इनको ब्राह्मण कहा गया है और ना इनको शूद्र कहा गया है। जैन ग्रंथ में इनको एक दोस्तों सिंपल वर्ग में उत्पन्न व्यक्ति बताया गया है। तो जो भी जैन ग्रंथ व्याख्या करते हैं, तो जैन ग्रंथ में मौर्यों को क्षत्रिय नहीं कहा गया है, ना ही ब्राह्मण कहा गया है, ना ही शूद्र कहा गया है। इनको एक साधारण वर्ग में उत्पन्न व्यक्ति मानते हैं कि जो मौर्य थे, वह एक साधारण वर्ग में उत्पन्न व्यक्ति थे। तो हमने यहाँ पर बात किया दोस्तों विष्णु पुराण की, तो विष्णु पुराण में शूद्र माना गया है। जो भी मुद्रा राक्षस था, तो दोस्तों मुद्रा राक्षस में मौर्यों को वृषल कहा गया है और वृषल का मतलब होता है शूद्र वंश में उत्पन्न। उसके बाद बृहत कथा मंजरी, इसमें निम्न कुल में उत्पन्न बताया गया है। और बौद्ध ग्रंथ जो जो भी दीपवंश है, महावंश है और दिव्यावदान है, इसमें मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया है। इसके बाद जो जो भी जैन ग्रंथ हैं, तो जैन ग्रंथ में मौर्यों को ये एक सिंपल वर्ग में उत्पन्न बताया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों विवाद क्या कि आखिर हम क्या माने, है ना? हम यहाँ पर जो है मौर्यों को क्या माने, इसमें एक विवाद है। अगर हम इसके बारे में अगर हम दोस्तों बात करें, तो ब्राह्मण ग्रंथों ने तो शूद्र जाति का बता दिया है, जैन ग्रंथों ने और दोस्तों सिंपल व्यक्ति बता दिया है, बौद्ध ग्रंथों ने क्षत्रिय बता दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है, इनमें जितने भी साहित्य हैं, ग्रंथ हैं और किताबें हैं, उनमें एक न एक प्रकार से दोस्तों विवाद देखने को मिलता है कि कहीं पर मौर्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। जो भी ग्रंथ हैं उन्होंने अपने हिसाब से मौर्यों को दोस्तों मौर्यों को अलग-अलग जाति का बता दिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमने इस वीडियो में दोस्तों देखा है मौर्यों की उत्पत्ति और विकास के विषय में। हमने दोस्तों इस वीडियो में बात किया कि आखिर मौर्यों की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से हुआ है। तो दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में मौर्य वंश का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। उसमें हम मौर्य में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।